नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु पीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित बच्चों के बहुत सारे जो है डाउट्स हैं। जैसे मैं बात करूं कि सर बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, सर सेफ स्कोर क्या होगा, सर कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, इस बार कंपटीशन पिछली बार की तुलना में कैसा रहने वाला है। इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस वैकेंसी को लेकर के। 4208 पद हैं जो कि बहुत कम है। ऑल इंडिया वैकेंसी में अगर 4208 पद दिए जाएं तो मैं कहूंगा कि ये कम ही है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन इस बार बहुत हाई है, लेकिन आपने फॉर्म भरा है, आप तैयारी में लगे हुए हो, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि कितना कंपटीशन है। सिलेक्शन होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना ये आपके हाथ में है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं, और इसीलिए हम जो है सफलता से दूर रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट की। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा जो एएलपी का एग्जाम डेट है, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम डेट है, और फिर जो आपका टेक्नीशियन का एग्जाम डेट है। आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ समय पहले आरआरबी का एक एग्जाम डेट जो था वो वायरल हुआ था, जिसे बहुत सारे यूट्यूबर जो है फेक बता रहे थे। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ही जो है एक एग्जाम डेट जारी किया जाता है आरआरबी की तरफ से, जिसमें एएलपी का जो एग्जाम है वो 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर, ठीक। और फिर आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम डेट है वो 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर, और टेक्नीशियन का जो एग्जाम डेट है वो 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर जो है बतलाया जाता है, ठीक। अब अगर हम वो उस वायरल जो साइड में आपको दिख रहा होगा, अगर हम इस एग्जाम डेट को अगर हम गौर से देखें तो बिल्कुल आप यही पाएंगे। वो अलग बात है कि अभी 2 से 3 दिन पहले इन सभी एग्जाम डेट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये तो सेम है आपका एएलपी का, लेकिन आरपीएफ एसआई में क्या किया गया है कि एग्जाम डेट 2 से लेकर के 12 दिसंबर तक कर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो टेक्नीशियन का एग्जाम डेट है उसको 18 से लेकर के 29 दिसंबर कर दिया गया है। बस ये परिवर्तन जो है किया गया है, ठीक है। बाकी आपका अगर एएलपी का बात करें तो सेम एग्जाम डेट है। तो अगर हम देखें जो आपको साइड में दिख रहा होगा एग्जाम डेट का, जो एक सभी जितनी भी वैकेंसीज थी रेलवे की, अगर हम उनके एग्जाम डेट्स को अगर हम गौर से देखें तो उसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम डेट दिया हुआ है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, उसमें जो एग्जाम डेट दिया गया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आपका 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और कई शिफ्ट में कराया जाएगा, ठीक है। अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट की बात करें, अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, तो 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है 2025, ठीक है, से प्रारंभ हो करके 10 जनवरी तक जो है चलेगा। ये आपका पहला शिफ्ट हो गया। फिर दूसरे शिफ्ट में आपका 15 जनवरी से प्रारंभ होकर के 17 जनवरी 2025 तक चलेगा। फिर उसके बाद एक और डेट है 27 जनवरी को, ठीक। और फिर उसके बाद आपका 3 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी 2025 तक जो है आपका एग्जाम कराया जाना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपका कुल 3 दिन, और ये भी आपका 3 दिन, और ये आपका 1 दिन, यानी इसको अगर आप ऐड करें तो 7 दिन ये हो जाता है। जनवरी माह में आपके कुल 7 दिनों में परीक्षा होनी है आरपीएफ कांस्टेबल की। और अगर हम इस पर गौर करें तो ये आपका जो है 5 दिन, ठीक। 7, 5, 12 दिन में आपका आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा है, इसके अकॉर्डिंग जो आपको साइड में दिख रहा है, समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें इस एग्जाम डेट की तो दोस्तों ये रियल है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एएलपी, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन सभी के जो एग्जाम डेट थे वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो हम आरपीएफ कांस्टेबल को फरवरी में क्यों माने? बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उनका कहना है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो फरवरी से पहले नहीं होना है। अब इससे समस्या क्या होनी है इसको समझिए। बच्चे तो मान करके चलेंगे कि चलो फरवरी में परीक्षा है, वो थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे बीच में,
ठीक है, लेकिन इससे घाटा किसका होगा? बच्चों का होगा, ना कि जो वीडियो बना रहा है। तो भाई जब वीडियो लाओ ना यूट्यूब पे, बड़ा सोच समझ के लाया करो। अगर कोई चीज अगर बता रहे हो वो भी बड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो, रिसर्च कर लिया करो। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप 8 जनवरी को अगर आप अपना एग्जाम डेट मान करके चल रहे हैं तो इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर परीक्षा की डेट आगे भी जाती है तो कोई बात नहीं, हमें और समय मिल जाएगा मॉक टेस्ट लगाने का, और समय मिल जाएगा हमें सिलेबस पर ध्यान देने का, और समय मिल जाएगा हमें प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो रही बात एग्जाम डेट की। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो भी रिवाइज्ड एग्जाम डेट जारी किया गया था एएलपी, आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन का, उस समय डेट को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आरपीएफ एसआई का जो फॉर्म भरे हैं बच्चों ने, वो लगभग 15 लाख प्लस बच्चों ने, लगभग नहीं कंफर्म 15 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जो है आरआरबी ने टीसीएस जो कि परीक्षा करा रही है कंपनी, उससे कहा होगा कि भाई हम जो है 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आरपीएफ एसआई का एग्जाम करा रहे हैं। तो टीसीएस ने कहा होगा कि भाई 15 लाख से अधिक बच्चों का पेपर कराना, वो भी 4 दिनों में, ये पॉसिबल नहीं है, आप कुछ और समय दीजिए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम को जो है बढ़ाया गया है, ड्यूरेशन को थोड़ा सा और लंबा किया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि मेल और फीमेल इन दोनों को टारगेट क्या मान करके चलना है। आप सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हो, आपने लक्ष्य माना हुआ है, ठीक है, आपका जो टारगेट है वो सेट है। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के सेफ स्कोर की, तो जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप पिछली बार जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, फीमेल का जो सर्वाधिक कट ऑफ गया था वो आपका गया था 74.75, और अगर हम मेल कैंडिडेट का बात करें तो सर्वाधिक जो कट ऑफ गया था 120 गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फीमेल का ये जो 74.75 गया ये मैक्सिमम था और ये भी मैक्सिमम था। अब बच्चे कहेंगे सर 120 में से 120 क्वेश्चन सही करना, मैं कहूंगा अब देखो बिना नॉर्मलाइजेशन के ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बिना नॉर्मलाइजेशन के इतना कट ऑफ चला जाए, तो मैं कहूंगा भाई ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, इसको लेकर के परेशान ना हो। ठीक है, कुछ चीजें होता है जो कि आपके हाथ में नहीं है, किस डेट में आपका परीक्षा होगा आपके हाथ में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना नंबर मिलेगा कितना घटेगा आपके हाथ में नहीं। ठीक है, आप केवल तैयारी पे ध्यान दें। अब फीमेल के लिए अगर हम सेफ स्कोर की बात करें दोस्तों, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो आपको कुल 80 क्वेश्चन जो है सही करने हैं। अब इस 80 क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड कर दें तो मैथ में आपको 35 में से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपको 35 में से 25 क्वेश्चन, और जीएस में आपको 50 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, आपके ये कुल जो है 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब मैथ में आप 25 क्वेश्चन कर सकती हैं सही, रीजनिंग में भी आप 25 कर सकती हैं, और अधिक कर सकती हैं, आप 30 पहुंचा सकती हैं रीजनिंग में। अगर आपने रीजनिंग में 30 पहुंचा दिया तो यहां पे 5 कम और कर दो, 50 में से आप 25 ही करना पड़ेगा जीएस में। तो कोशिश ये रहे कि मैथ और रीजनिंग में आप कितना अधिक क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब गौर करिएगा, लड़कियों का मैथ थोड़ा वीक होता है, तो उनके लिए मेरी जो क्लासेस है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपके इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मैथ ब्रैकेट में बेसिक टू हाई नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे आपको मैथ की सारी क्लासेस मिलेंगी। अभी मैंने नंबर सिस्टम प्रारंभ किया है, आने वाले दिनों में और भी क्लासेस जो अपलोड कर दी जाएंगे। आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। खासतौर से मैथ की बात कर रहा हूं जिन बच्चों का मैथ वीक है। ठीक है, ये तो रहा लड़कियों के संदर्भ में बातें। अब हम बात कर लेते हैं भाई मेल कैंडिडेट का। अब हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट का। तो आपको जो टारगेट बना करके चलना है मेल कैंडिडेट वालों को मैं बता दूं 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन आप जो है टारगेट बना करके चले, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। वैसे भी फिजिकल में 10 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, आपकी 4208 वैकेंसी है, तो इसमें जो है 10 गुना करेंगे तो एक जीरो आप बढ़ा लो, इतने बच्चों को जो है बुलाया जाएगा, यानी कि 42,080 बच्चों को। ठीक है, गौर करिएगा, मेल कैंडिडेट जो भी है मैथ में आपको सही करने हैं 30 प्लस क्वेश्चन, रीजनिंग में भी आपको करने हैं 30 प्लस क्वेश्चन, और फिर जीएस में भी आपको टारगेट बनाना है। मैं जान रहा हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा भाई आपको अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि
आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर आरपीएफ एसआई, इसमें सिलेक्शन लेना इतना आसान काम नहीं है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। वही बच्चा सिलेक्शन लेगा जो तैयारी को लेकर के सीरियस है और पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा है, कई महीनों से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैथ में आप जो है अगर 32-33 करते हो, रीजनिंग में भी 32-33 करते हो, तो इसमें आप थोड़ा और कम कर लेना। जीएस में 40 क्वेश्चन करना, ये मतलब बहुत जो ब्रिलियंट होगा, जिसका जीएस मतलब जिसने घोल के पी लिया होगा ना, उसका जो है 35+ होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं कि मैथ और रीजनिंग में तो आप फुल में से फुल भी कर सकते हो, मतलब 35 में 35 भी ला सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि जीएस में मैं 50 में से 50 ला दूंगा, मैं कहूंगा नहीं, ये बात मुझे नहीं पचता। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जीएस के बारे में कि जीएस आपको तैयार कैसे करना है। जीएस के लिए सबसे जो मेन है दोस्तों, साइंस। साइंस आप एसके झा सर, या फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो आप जो है खान सर से भी पढ़ सकते हो। ठीक, खान सर से आप बायो पढ़िए, एसके झा सर से आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आप आरडब्ल्यूए के जो नवीन शर्मा सर हैं उनका आप क्लास ले सकते हो, उनका मैराथन क्लास यूट्यूब पे है, आप उससे देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप खान सर का एक नोट्स आता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे परचेस करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और उसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसके बाद आता है आपका जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी आप खान सर से ही पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्टैटिक जीके। इसके बाद आपका आता है स्टैटिक जीके, आप लूसेंट से पढ़िए स्टैटिक जीके, उसके बाहर से नहीं पूछेगा। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट से बढ़िया किताब बना ही नहीं है अभी तक। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए आप सभी जो है लूसेंट से पढ़िए, बहुत बेस्ट होगा। इसके अलावा करंट अफेयर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप लोग यूट्यूब पे एक टीचर है कुमार गौरव सर, करंट अफेयर के देवता, उनसे आप जो है पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ घटना चक्र का भी बुक ले सकते हो, करंट अफेयर के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप जो है आराम से 35+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपका अकेले साइंस से पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो गए। ज्योग्राफी में आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके से कम से कम 4-5 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके 30-35 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, करंट अफेयर को भी अगर हम ऐड कर ले तो। ठीक है, अगर आप बोलेंगे भाई इकोनॉमिक्स वगैरह, तो मैं कहूंगा यार ज्यादा समय मत दो इकोनॉमिक्स, जितना उधर आप पढ़ोगे 1-2 क्वेश्चन के लिए, उतना आप मैथ और रीजनिंग पे समय दोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप सभी जो है पीवाईक्यूज लगाते रहिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, पीवाईक्यूज आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। बिना पीवाईक्यूज लगाए अगर आप परीक्षा में पहुंच जाओगे तो शायद आपको समस्या हो सकती है। आप सभी पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए, थोड़ा सा ये आपको उसमें अंतर देखने को मिलेगा कि पीवाईक्यूज में जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो उस समय के हिसाब से होंगे, यानी 2019 में जब परीक्षा हुआ था तो उस समय के हिसाब से पूछा गया होगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर उन क्वेश्चंस को हटा दें, 120 में से उन क्वेश्चंस को अगर हटा दें, तो अगर आप उसमें से भी अच्छा स्कोर करते, देखिए मैथ तो वही रहेगा, रीजनिंग तो वही रहेगा, है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन वही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का वही रहेगा, साइंस का वही रहेगा, तो बाकी सब तो आपको वही देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके वगैरह जो भी है, केवल आप करंट अफेयर को हटा दें, यही एक थोड़ा सा आपको वहां पे पुराना देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि रेलवे की परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो रेलवे का पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, खासतौर से आरपीएफ कांस्टेबल का। और मैं बता दूं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बहुत मायने रखता है आपके सिलेक्शन में। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, स्पीड पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्पीड कैसे बनेगा, जब तक आप टॉपिक नहीं क्लियर करोगे, और क्लियर होना चाहिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको प्रोसेस समझ में आ गया, उसका मेथड समझ में आ गया, आपको सोचना नहीं है। ठीक है, और ये तभी होगा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मोटिवेट हुए होंगे, साथ ही साथ जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया है वो आप तक पहुंचा होगा और आप सभी उस पर अमल भी करेंगे। दोस्तों, कंपटीशन बहुत अधिक है, लेकिन इसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है, हमें केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन छोटी वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। किस्मत की बात होती है और आपके मेहनत की बात होती है। मेहनत करना आपके हाथ में है, किस्मत ऊपर वाला अगर आपका साथ दे दिया तो आपके हाथ में सरकारी नौकरी इस बार 101% होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।